हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा प्रायोजित टीजीटी परीक्षा 2016 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का जो विषय था उसमें जो भूगोल के प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये परीक्षा 8 मार्च 2019 को हुई थी। और फ्रेंड्स, आपको याद दिला दें कि हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर आप टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो सभी स्टडी मटेरियल्स, उपयोगी जो लिंक्स हैं और ई बुक्स और जो जरूरी पीडीएफ हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शेयर की जा रही हैं। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं। साथ ही साथ हमारे स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का जो कॉमन चैनल है उससे भी कनेक्ट होना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि अगर आप यूपी टीजीटी या फिर पीजीटी की परीक्षा जो कि अप्रैल या मई में हो सकती है, हो सकता है कि परीक्षा मार्च के महीने में भी हो जाए, तो अगर इस परीक्षा को आप क्रैक करना चाहते हैं तो किस प्रकार की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, आज जो तमाम चीजें होती हैं उसके बारे में एक पूरी प्रॉपर गाइडेंस आपको दी गई है इस वीडियो के माध्यम से, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और पहला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही आसान है और इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक जो है वो भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। हालांकि कर्नाटक के अतिरिक्त केरल, तमिलनाडु भी कॉफी के मुख्य उत्पादक राज्यों में आते हैं, लेकिन कर्नाटक जो है वो अकेले 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है, इसलिए सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निकस, एक स्टैंडर्ड क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर कहीं की जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तो उसे हम नगरीय बस्ती कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड रखा गया है। सही जवाब ऑप्शन ए बनेगा। डेट्राइट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, डेट्राइट डैश के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डेट्राइट है ये स्वचालित वाहन उद्योग के लिए जाना जाता है। और ये जो डेट्राइट है फ्रेंड्स, ये यूएसए में ईरी झील के तट पर अवस्थित है। तो ये डेट्राइट कहाँ पर है? ये यूएसए में है। वहां पर एक ईरी झील है, उसके तट पर ये स्थित है। नई दिल्ली का सीबीडी क्या है? नई दिल्ली का सीबीडी क्या है? तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली का जो सीबीडी है वो है कनॉट प्लेस। अब आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूं, बताइए कि सीबीडी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही आसान है। हाँ, अगर आप करना चाहें तो गूगल भी आप कर सकते हैं, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो फ्रेंड्स, जो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत है इसे जो है कॉपरनिकस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। तो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को कॉपरनिकस के द्वारा शुरू किया गया था। और टालमी के बारे में बात की जाए तो टालमी जो थे ये मिस्र के निवासी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त किसे कहा जाता है? सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए है। 66.5 डिग्री उत्तर को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और आर्कटिक वृत्त कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित ग्रेट बियर झील से गुजरता है। ग्रेट बियर झील के तट पर पोर्ट रेडियम भी अवस्थित है जो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। पोर्ट रेडियम अपने ही स्थान पर सेलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपने स्थान पर सेलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसे आप अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं आप? अपक्षय। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कणिका में सिद्धांत डैश का एक उदाहरण है? यानी कि जो कणिका में सिद्धांत है वो किसका उदाहरण है? सही जवाब बनेगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए, यानी कि यांत्रिक अपक्षय। तो कई चट्टानें विभिन्न खनिजों द्वारा निर्मित होती हैं, अतः उनके विभिन्न भागों में ताप ग्रहण करने की क्षमता भी अलग अलग होती है, अतः उनका जो फैलाव भी होता है वो अलग अलग होता है। परिणाम स्वरूप ये चट्टानें छोटे छोटे कणों में जो है वो टूट जाती हैं, विघटित हो जाती हैं। इसे ही कणिकामय विघटन कहा जाता है, जो कि एक यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है कि मध्य कपासी डैश का एक उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मध्य कपासी है इसका मतलब क्या होता है? तो आपने सुना होगा, इसकी इंग्लिश होती है अल्टो कलम्स क्लाउड्स, CULUMS क्लाउड्स। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है वो मध्य मेघ का यह उदाहरण है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण
किस पर आधारित था? तो जो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था फ्रेंड्स, वो वनस्पत मंडल के आधार पर किया था। और जैसा कि आप जानते हैं, कोपेन ने यह वर्गीकरण 1900 में दिया था, 1900 में। बाद में 1918 में इसको उन्होंने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया था, और फिर 1931 में भी इसमें सुधार हुआ। फाइनली वो 1936 में इसका फाइनल मॉडल दे पाए थे। तो सही जवाब इसका बनेगा वनस्पति मंडल। एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं, वो क्या कहलाता है? मतलब एक संक्रमण क्षेत्र है जहां पर पादप समुदाय हैं, वो प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसको कहते हैं संक्रमिका, क्योंकि यहाँ पर संक्रमण क्षेत्र ही है ये। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, संक्रमिका। प्रवाल भित्तियां किसकी बनी होती हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसका जवाब बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा कि जो प्रवाल भित्तियां होती हैं फ्रेंड्स, वो बनती हैं किसकी? कोरल पॉलिप्स की। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द होमोसेपियंस से संबंधित है? होमोसेपियंस यानी कि जो हम मानव हैं उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो मानव क्या शाकाहारी है? नहीं। क्या मांसाहारी है? नहीं। मानव जो है वो शाकाहारी, मांसाहारी और जो कुछ भी हारी होता है सब कुछ है, यानी कि वो सर्वाहारी है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एर्डकुंडे एक किताब है, एर्डकुंडे, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? एर्डकुंडे नामक जो किताब है, ये लिखी गई है किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है रिटर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो किताब है पृथ्वी का विज्ञान के ऊपर ये किताब लिखी गई है। इसके कुल 19 खंड हैं, और ये जो मुख्यतः अफ्रीका और एशिया के वर्णन से संबंधित है। लिब्रे-स्रोयम की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई थी? लिब्रे-स्रोयम की संकल्पना जो थी ये रेडजेल के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिब्रे-स्रोयम ये रेडजेल के द्वारा विकसित की गई संकल्पना है। ठीक है, और आपको बता दें कि जर्मन भूगोलवेत्ता थे ये फ्रेडरिक रेडजेल, और इन्होंने सबसे प्रमुख मानव भूगोलवेत्ता के रूप में डार्विन के विचारों से ये बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, समझ गया। जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध, जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी है, यानी कि माल्थस। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी कि पनामा नहर। तो पनामा नहर जो है ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसका निर्माण हुआ था 1914 में। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है, भारत का कुल 70%। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे अधिक कॉफी का जो उत्पादक देश है वो ब्राजील है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ब्राजील। और ब्राजील में साओ पोलो नामक एक स्थान है, साओ पोलो, वहीं पर सबसे ज्यादा कॉफी पाई जाती है। जैसे कि भारत में कर्नाटक है, वैसे ही ब्राजील के साओ पोलो में सबसे अधिक जो कॉफी है उसका उत्पादन किया जाता है। कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? कश्मीर घाटी से बहने वाली नदी तो ये है झेलम नदी, दैट इज ऑप्शन ए। तो झेलम नदी जो है ये बृहद हिमालयी क्षेत्र में वेरीनाग के समीप अवस्थित शेषनाग झील से निकलने के पश्चात अनंतनाग से होते हुए कश्मीर घाटी में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन ए। फ्रांस के ऊपर आल्प्स जो पर्वत है उससे होकर रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर जो हवा चलती है, जो पवन बहती है, उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो फ्रांस के ऊपर से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर जो पवन बहती है उसे मिस्ट्रन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का सामान्यतया ये किसका अनुसरण करती है? मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये जो है किसका अनुसरण करती है, ये क्वेश्चन है। सही जवाब इसका क्या बनेगा फ्रेंड्स? सही जवाब है ऑप्शन ए, ये है 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर, ये प्लस होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति जो है इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि ऐसे करवा रहा है, ठीक है,
तो पश्चिम से पूर्व की ओर पार करेगा तो एक दिन कम हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर है, ये रेखा मान लेते हो गई है, अगर यहाँ पर 20 तारीख है तो यहाँ पर ये 19 तारीख में पहुंच जाएगा। और जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा तो वो एक दिन आगे बढ़ जाता है, यानी कि अगर यहाँ पर 19 है तो यहाँ वो 20 तारीख पहुंच जाएगा सेम डे में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है। कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? अंतर्जनित बल नहीं है तो ये अपर्दन होता है फ्रेंड्स। तो अपर्दन जो है ये अंतर्जनित बल नहीं है। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं तथा सतह पर असमानताओं को जन्म देते हैं, उन्हें कहा जाता है अंतर्जनित बल। ठीक है, तो अपर्दन जो है ये अंतर्जनित बल नहीं है। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा जो है वो सील कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है, समझ गए आप? जब उष्ण हो और हल्की वायु हो, वो ठंडे और अधिक गहरी वायु है उसके विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तो एक वाताग्र बनता है जो कि कहलाता क्या है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है ऊष्ण वाताग्र। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुल मिला के 25 एमसीक्यूज और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो बाकी के जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स ये जो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं ये आपकी बहुत अधिक हेल्प करते हैं परीक्षाओं में बहुत ही बेहतर अंक लाने में, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।